ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे ग्वालियर अंचल में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। खतरे को देखते हुए हमें और अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद है हम सब मौके की नज़ाकत को समझते हुए उसी अनुसार व्यवहार करेंगे। यानी हम घर में रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, इतना हमें समझ लेना है। चिकित्सा और खानपान की सुविधाओं में कोई कमी शासन की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही। इसकी व्यवस्थाएं पहले की तरह सुचारू चलती रहेंगी, लेकिन यदि हम देखें तो कोविड संक्रमण के इस दौर ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है विद्यालयों और विद्यार्थियों को। पिछले शैक्षणिक सत्र की परीक्षाएं पूरी भी नहीं हुई थीं कि लॉकडाउन करना पड़ा। लगभग 4 महीने होने को आए, विद्यालय अभी तक खुल नहीं पाए हैं। ऐसे में न सिर्फ शिक्षण प्रशिक्षण के कार्य में बाधा आई है, बल्कि स्कूल कॉलेजेस में नए एडमिशन, वार्षिक परीक्षाएं, यहाँ तक कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं इस समय होनी थी, उनके क्रियान्वयन में भी समस्याएं आ रही हैं। महामारी को देखते हुए ये ज़रूरी भी है कि इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाए। ऐसे में जो स्कूली बच्चे हैं, जो पूरी तरह घर में रहने को मजबूर हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखना अभिभावकों और विद्यालयों की साझा जिम्मेदारी होती है। डिस्टेंस लर्निंग या कहें कि लर्निंग फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट को किस तरह से विद्यालय लागू कर पा रहे हैं और बच्चों के हित में कैसे व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कैसे नवाचार अपना रहे हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमने बात की ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल की को स्कॉलिस्टिक कोऑर्डिनेटर सुचेता बोस लाहा से। आइए सुनते हैं सुचेता बोस लाहा से की गई ये बातचीत। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं सुचेता बोस लाहा। सुचेता, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार तुलिका जी। सुचेता, आप चूंकि एक कोऑर्डिनेटर हैं और कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं और जो गैर शैक्षणिक गतिविधियां हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनके बीच में एक सामंजस्य बनाना। इस समय चूंकि शैक्षणिक गतिविधियों को ही चलाने की थोड़ी सी परेशानी है, डिस्टेंस लर्निंग शुरू हो रही है, सारे स्कूल और विद्यार्थी इस कोशिश में हैं कि कैसे अपनी पढ़ाई जारी रखी जाए। ऐसे में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, जो बच्चों के लिए बेहद जरूरी थी, उनके लिए विद्यालय किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं? जब से हम लोग डिजिटल मीडियम के द्वारा हमने जो एजुकेशन देना शुरू किया है, उसमें भी हमने कहीं एक्टिविटीज में कहीं भी कोई कमी नहीं रखी है। जो एक्टिविटी टीचर्स हैं वो लगातार वीडियोस बना रहे हैं, जिनको हम अपलोड कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सामने बच्चे नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी तमाम टेक्नोलॉजिकली भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन टीचर्स ने बहुत ही खूबसूरती से अपने आप को इस माहौल में ढाला है। तो एक्टिविटीज वीडियोस हमारे स्कूल में, जैसे मैंने आपको कहा कि आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, इवन की स्पोर्ट्स की भी हम लोग बनाते हैं और अपलोड करते हैं। सीबीएसई की तरफ से आर्ट एजुकेशन की गाइडलाइंस आई हुई है, जिसमें बच्चों को कोई ना कोई आर्ट का जो मीडियम है उसके थ्रू प्रोजेक्ट करना, स्टडीज कराना मैंडेटरी है। सुचेता, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये थोड़ा सा मुश्किल समय है और ऐसे में जब बड़े जो हैं वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बच्चे भी थोड़े से लो फील कर रहे होंगे, क्योंकि दिन भर बच्चों का घर में बंद रहना होता है। घरों से बच्चे बाहर खेलने के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं, पार्क्स में जाना भी बंद है बच्चों का। तो ऐसे में उनको थोड़ा सा उत्साह भरने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज आप लोग कोशिश कर रहे हैं करने की? क्योंकि अभी सिर्फ कोशिश ही की जा सकती है, बाकी पूरा स्कूल का माहौल नहीं उनको दिया जा सकता। हमारे स्कूल में एक बहुत ही यूनिक स्कूल हैप्पी क्लासरूम कॉन्सेप्ट है। इसके अंतर्गत जैसे क्लासेस जब ऑनलाइन शुरू होती हैं, जो फर्स्ट पीरियड होता है, उसमें टीचर्स सबसे पहले बच्चों के साथ एक जुम्बा वर्कआउट वीडियो है, उसको शेयर करते हैं। तो जहाँ भी बैठे हैं बच्चे, जहाँ से भी क्लास अटेंड कर रहे हैं और जहाँ से भी टीचर्स क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो मिलकर जुम्बा करते हैं।
तो सबसे पहले एंथुजियाज्म के साथ तो दिन वहीं से शुरू होता है और उसके बाद फिर छोटे छोटे एनिमेटेड वीडियोस हम शेयर करते हैं बच्चों के साथ, जिससे काफी बच्चे उत्साहित महसूस करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और साथ में योगा के बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स जब हम ऑनलाइन मीडियम या डिजिटल प्लेटफॉर्म से बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो रहता ही है, आंखों पर भी स्ट्रेन पड़ता है, लेकिन रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह हम बताते हैं और साथ के साथ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, भले ही ऑनलाइन मॉड्यूल में क्यों ना हो, डिजिटल मॉड्यूल में क्यों ना हो, लेकिन अभी भी एक्टिविटीज जारी है और बच्चे सीख रहे हैं। इसमें टीचर्स, साथ में पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, सबका रोल बहुत अहम है क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ से वीडियोस बनाते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं कि वीडियोस अपलोड हो गए हैं, वो लोग उसको डाउनलोड करके हर एक चीज को बारीकी से देख कर सीखते हैं और समर वेकेशन के दौरान भी हमारे एक्टिविटी टीचर्स ने वीडियोस बनाए, जिससे कि जो रिक्रिएशन है, क्योंकि तब स्टडीज बंद थी, फुल फ्लेजेडली स्टडीज नहीं चल रही थी, तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो बच्चे समर कैंप में जाते हैं या एक्स्ट्रा चीजें जो सीखते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा खड़ी हो रही है, लेकिन उसकी पूर्ति भी की गई कि यहाँ से हमने वीडियोज अपलोड किए और हमें बहुत अच्छा फीडबैक और रिव्यू मिला। जो फीडबैक मिलता है उस पर हम आगे वर्क भी करते हैं, इम्प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि और इजीली बच्चों को बेनिफिट मिले। घर के अलावा एक बहुत बड़ा टाइम बच्चा जो है वो स्कूल में बिताता है। स्कूल में पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीजें सीखता है, बहुत सारी मोटर स्किल्स है उसकी, नैतिक शिक्षा जिसको मॉरल एजुकेशन बोलते हैं वो सीखता है, एक कोऑर्डिनेशन सीखता है अपने ग्रुप के साथ। बच्चे वो सारे माहौल को मिस कर रहे हैं। स्कूल निश्चित तौर पर कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसे में बच्चों को जो मॉरल एजुकेशन है वो किस तरह से स्कूल मैनेज कर सकते हैं या स्कूल के साथ पेरेंट्स मिलकर मैनेज कर सकते हैं? मैम, आजकल हम लोग देखते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक है, जो कहानियों के द्वारा बच्चों को शिक्षा देना या कोई कॉन्सेप्ट समझाना, ये जो टेक्निक है ये वापस इसका दौर लौट के आया है। बहुत सारे आजकल वेबिनार्स, वर्कशॉप इस पे होते हैं, तो हमारे स्कूल में भी छोटी छोटी कहानियों के द्वारा या मे बी पोएम्स के द्वारा ये चीजें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जिससे कि बच्चे का एंटरटेनमेंट भी हो और साथ में जो हम वो ऑब्जेक्टिव है कहानी को बताने का वो भी पूरा हो। और ये हमेशा से एक एम्फेसिस रहता है कि टीचर्स एक्टिविटी के द्वारा सिखाएं। अपना जो कोर एकेडमिक सब्जेक्ट भी है उसमें भी जितना पॉसिबल हो एक्टिविटीज के थ्रू करवाएं, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि घर पर है बच्चे, घर से अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रुप में बैठकर एक्टिविटीज करके जो चीजें स्किल्स को डेवलप करते हैं, हाँ कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा अभी परफेक्ट आया है, लेकिन जितना हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपने क्लासेस को, लेसन्स को, उतने ही बेहतर ढंग से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को। और जैसे ही स्कूल खुल जाएंगे तो इस एस्पेक्ट पे भी फिर और वर्क करके हम बच्चों को एक पार ला सकते हैं। किस तरह की कहानियां और किस तरीके से आप सुना रहे हैं बच्चों को, थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देंगे? जो हैप्पी क्लासरूम कॉन्सेप्ट की मैंने जो आपसे बात कही, उसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग कैरेक्टर डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कैरेक्टर डेवलप किया है स्माइली का, जहाँ वो स्माइली बात करता है और बच्चों के लिए उसका संदेश है कि स्माइली बहुत मिस कर रहा है बच्चों को, क्योंकि बच्चों से मुलाकात तो हो नहीं रही, तो कहीं ना कहीं वो बहुत मिस कर रहा है और याद कर रहा है। उसमें हम लोग पिक्चर्स और वीडियोज हमने ऐड किया है कि किस तरीके से जब बच्चे स्कूल में आते थे, मिलजुल कर वो मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, नाचते थे, गाते थे, कितने सारे को करिकुलर एक्टिविटीज होते थे। तो वो एक कैरेक्टर हमने डेवलप किया है। एक है मिंकू मंकी। तो मिंकू मंकी भी बहुत शरारती बंदर है और दिन भर उछलता कूदता है और अपनी वो रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ ना कुछ बातें बच्चों से शेयर करता है और इसके थ्रू ही कोई ना कोई एक संदेश देता है। सुचेता, हमने वो दोनों वीडियोस जो हैं वो स्माइली के और मिंकू मंकी के देखे हैं और इन दोनों को आप ही ने आवाज दी है, तो कुछ हो जाए हमारे जो रेडियो सुन रहे हैं वो बच्चे या उनके पेरेंट्स के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपने श्रोताओं के लिए ये बता दूं कि जो मिंकू मंकी है एक बंदर है जिसको फिंगर पपेट की तरह चलाया जाता है, और सुचेता कैसे चलाती है उसको बताइए। तो हाजिर है मिंकू मंकी। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? ओ, 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 ओ। मैं अपने बारे में बताऊं पहले। मैं हूँ मिंकू बंदर,
और मुझे पेड़ पर चढ़ना, उछलना, केला खाना बहुत पसंद है। मम्मी कहती है कि खेलने कूदने से सेहत बनती है और फल खाने से हम तंदुरुस्त रहते हैं। आप भी फल खाते हो ना? पता है, कल बारिश हुई थी बहुत जोर से। मैंने कागज की नैया बनाई और उसे पानी में तैराया। नाव चली भाई नाव चली, छप 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 नाव चली, और पूछ हिला हिलाकर नाच रहा था, डम 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 डम। पीछे से मम्मी ने मेरे कान मरोड़े और घर के अंदर ले गई। मरने कर रहा था, लेकिन मम्मी की बात माननी पड़ती है ना। बड़े जो कहते हैं हमारे अच्छे के लिए तो होता है ना। आप भी अपने बड़ों की बात मानते हो ना? अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत सारे नाव बनाने हैं, क्या पता कब बारिश हो जाए। डम डम डम। वाह सुचिता वाह, ये मिंकू मंकी तो मुझे भी बहुत पसंद आया। बच्चों को निश्चित ये मिंकू मंकी पसंद आएगा। लेकिन यहाँ एक चीज सबको लगती होगी कि ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है, लर्निंग फ्रॉम होम है, ये थोड़ा सा मुश्किल है हिंदुस्तान के कॉन्सेप्ट में यदि हम देखें तो। इसको कितना फायदेमंद आप समझती हैं? बहुत हद तक जो ये डिस्टेंस लर्निंग है, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसने अभी पूर्ति की है उस खालीपन की, और मैं तो कहूँगी ये ब्रिज की तरफ बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। कोई भी नया टेक्निक या कोई भी नया मोड जब सामने आता है, ऑफकोर्स उसमें बहुत दिक्कत आती है और हमेशा एक डाउट सा रहता है कि कैसे होगा। लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से सबने इसको अडॉप्ट किया है, नहीं तो कितना ज्यादा लॉस हो जाता बच्चों का इस परिपेक्ष में, जहाँ पर बिल्कुल फिजिकली बच्चे बाहर जा ही नहीं सकते हैं पैंडेमिक के कारण, तो उनका एजुकेशन का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता। जहाँ तक एजुकेशन की बात आती है तो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहा है ये डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में रेडियो और टेलीविजन का भी नाम लिया जा रहा है, और जितना मुझे पता है रेडियो से जो डिस्टेंस लर्निंग वाले जो प्रोग्राम्स आते हैं, चाहे वो इंग्लिश इज फन हो, मस्ती की पाठशाला हो, इससे आप जुड़ी रही हैं इसके रिसर्च सेक्शन से। उसके बारे में भी हमारे श्रोता साथियों को कुछ बताइए। जब इंग्लिश इज फन का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था तो मैं उनकी कोर टीम मेंबर थी। तो ये प्रश्न आया सामने कि बच्चे लोग, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं जब इंग्लिश की बात आती है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि टीचर्स भी स्किल्ड में ही रहते हैं, और जब भी लैंग्वेज की बात करें हम तो प्रोनाउंसिएशन, उसका यूसेज, जब तक हम उसको करेक्टली बच्चों को नहीं सिखाएंगे तब तक वो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। वो गलत सीखेंगे तो गलत डेफिनेटली बोलेंगे। तो इस बात को बहुत जोर दिया गया कि बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल से इस पर काम किया जाए। इसमें भी हमने कैरेक्टर्स डेवलप किए अलग अलग, और उसमें एनिमल्स भी थे कैरेक्टर्स में, उसमें जो छोटे छोटे बच्चे भी थे, और आपस में मिलजुल कर अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे। ऐसा लगता था जैसे वाकई में वो लोग क्लासरूम के अंदर है और बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शन उन कैरेक्टर्स के लिए होता था वो एक्चुअली बच्चों की, इट वाज मेंट फॉर द स्टूडेंट, लेकिन इस तरीके से वो कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया और इतना इंटरेस्टिंग बनाया गया, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को लेके, टॉपिक्स को लेके, और हाँ सिलेबस को लेके। और उसमें रिकैप भी होता था। सपोज हमने 5 वर्ड दिखाए, उसको गाने के माध्यम से, पोएम के माध्यम से सिखाया। प्रैक्टिस करने के लिए उसमें टाइम दिया। हमने टीचर्स मैनुअल डेवलप किए। जब रिसर्च करते हुए जब हम लोग गांव के अंदर जाते थे, जब फीडबैक आता था कि कितना सक्सेसफुल हो रहा है हमारा सारा जो टेक्निक है, जो स्ट्रैटेजी है, तो जहाँ जहाँ खामियां आती थी फिर से हम लोग रिकॉर्ड किया करते थे। तो 4-5 बार इम्प्रूव करके, क्योंकि जब जो हम एज वॉइस ओवर या जो कोऑर्डिनेटर जो हम सोचते हैं और ग्राउंड रियलिटी जो होती है, उसमें जमीन आसमान का कई बार फर्क होता है। जब तक हम उन चीजों को एनालाइज करके, स्क्रीन आउट करके उस पर इम्प्रूवमेंट ना करें, तब तक उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता है। तो बहुत मेहनत लगी इसमें, पूरा कोर टीम लगा रहता था।
लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि बच्चों का अटेंडेंस बढ़ा, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा और टीचर्स को भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हम टीचर्स मैनुअल बनाते थे, साथ में टीचिंग एड जो इजीली आप बना सकते हैं, बहुत हैंडी चीजों से बना सकते हैं, उसकी जानकारी भी हम लोग देते थे। तो टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल था, साथ ही बच्चों के लिए भी, और बच्चे खूब मजा करते थे। सुचिता, सालों पहले जो आपने वो मेहनत की थी वो आज आपके काम आ रही है, क्योंकि आज बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग करवाने की कोशिश पूरा स्कूल कर रहा है। जितने भी शिक्षण से जुड़े हुए लोग हैं वो सब कर रहे हैं, और हमारा सलाम है इस प्रोफेशन से जुड़े हुए सभी लोगों को कि जो मुश्किल इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को सामने आ रही है और जिस तरह नई नई टेक्निक्स को ये लोग अपना रहे हैं, उसके लिए इन लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल बिल्कुल कनिका जी, क्योंकि एक शिक्षक मानता है कि उसका चौक और डस्टर और ब्लैक बोर्ड है ना, उसके साथी है, क्योंकि उसी के द्वारा वो सब कुछ एक्सप्लेन करके बच्चों को सिखाता है। लेकिन जब वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आता है, उसको पीपीटी भी तैयार करनी होती है, वर्कशीट, क्वेश्चन है, रिविजन शीट, रीडिंग मटेरियल, और साथ के साथ बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारियां भी कम्युनिकेट करनी पड़ती है। तो जो एक शिक्षक का जो रोल है, जस्ट मल्टीप्लाइज मेनी टाइम्स। तो वो रोल को, उस चैलेंज को स्वीकार किया सभी शिक्षकों ने, खुद को ढाला, खुद को तैयार किया, और बखूबी बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। और अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मुस्कुरा कर उसका सोल्यूशन निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। ये सीखने का समय है, हम सब सीख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड और जो डस्टर चौक है वो मॉनिटर और माउस बन गया है, कीबोर्ड बन गया है। ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। आपने इतनी अच्छी बातें की सुचिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। श्रोता साथियों, बच्चों को ही नहीं, सकारात्मकता के बूस्टर डोज की हम सबको ज़रूरत है। लॉकडाउन के दौरान जब घर में रहना हमारी मजबूरी थी, तो बहुत सारे लोगों ने ये समय खीज में बिताया। लॉकडाउन का जब ये सफ़र थोड़ा और लंबा चला तो बहुत सारे लोग अवसाद में चले गए, कुछ लोग चिड़चिड़े हो गए। लेकिन जिन्हें जीने की कला आती है ना, उन्हें कैसे भी परिस्थितियों में डाल दीजिए, वो अपने खुश रहने का सामान ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं डॉक्टर चंद्रशेखर मालवी। पेशे से आप MITS ग्वालियर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, मगर दिल से एक ऐसे इंसान जो अपने आसपास सब कुछ सकारात्मक और सब कुछ बेहतर देखना चाहते हैं और हमेशा इसी के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। क्या है मालवी जी का दर्शन? आइए मालवी जी से ही जानते हैं। चंद्रशेखर मालवी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक प्रोफेसर कविता कैसे लिखता है? हाँ, ये प्रश्न तो बढ़िया है। देखिए, कविताएं लिखना तो गॉड गिफ्ट होती है जी। और रोजी रोटी चलती है वो इंजीनियरिंग है, और कविताएं चलती हैं वो दिल है, प्रेम है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर होना, और वो भी MITS जैसे कॉलेज में जहाँ काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं और एक बहुत बिजी शेड्यूल होता है, इसमें कविताएं लिखने का वक्त कब निकालते हैं आप, या उतना सोचने का वक्त कैसे मिलता है? मेरे बहुत सारे पेटेंट भी हैं, डिजाइन भी है, क्लासेस भी चलती रहती हैं अलग अलग विषय पर। जब एक ही तरह का खाना खाते खाते रहते हैं तो आपको दूसरा स्वाद देना जरूरत पड़ता है। तो शाम को जब बैठते हैं कि ये चीज हटाई कैसे जाए, तो उसको हटाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती हैं कविताएं, और अक्सर रात में आती हैं। वाह वाह, क्या बात है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आपके लिए कविताएं? जी हाँ। और कितना एंटीऑक्सीडेंट जमा कर लिया? हाँ, गिना नहीं, लेकिन जब से आजकल जो लॉकडाउन वगैरह हो गया तो 400-500 कविताएं हो गई हैं। तो एक संग्रह निकलेगा? एक संग्रह प्रयास किया हुआ है, लेकिन कविताओं की किताबें कुछ खरीदता नहीं है। ठीक है। लोग केवल सुन लेते हैं। तो जब कभी ऐसा लगेगा तो संग्रह निकालने का भी प्रयास करेंगे। नहीं तो ये मन की खुशी के लिए जो आप एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं अपना ये कविताओं को, एक मन की खुशी के लिए कविताओं की किताब हो और बाकी बिकने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताब तो है ना? जी हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किताबें चल रही हैं। इस तरह लोग प्रतिशत जुड़े रहेंगे तो मैं अवश्य किताब निकालूंगा। लॉकडाउन के समय बहुत सारी कविताएं निकली चंद्रशेखर मालवी के कलम से, लेकिन लॉकडाउन ने और भी बहुत कुछ दिया है हमें। क्या चीजें ऐसी रही जिसने आपको बदला? वर्क फ्रॉम होम था, पत्नी ने समझा कि वर्क फॉर होम है। और कोई आया नहीं है, तो हम वर्क फॉर होम करने लगे।
दिन में 2-4 घंटे पढ़ाई और एग्जाम वगैरह होते थे। तो ध्यान रहा है कि अब घर में ही सबको रहना है तो सामंजस्य से बरकरार रहना पड़ेगा। बदलाव ये है कि घर की मालकिन वो हैं और कॉलेज के बॉस डायरेक्टर होते हैं तो उनकी सुनते थे, घर की मालकिन की सुनते हैं। तो अक्सर पुरुषों में देखा है या कोई पलायनवादी होते हैं, जरा कोई समस्या आ रही आप घर छोड़ के चल दिए। और इस जमाने में मैं सोचता हूँ ये पलायनवादिता खासतौर से हल हुई है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी में देखे वो कुछ शराब नौशी भी करते थे, सबके सब कहते हैं ना शराब छूट गई उनकी, 3-3 महीने तक नहीं पी उन लोगों ने। हम लोग कभी कभी बाहर मिलते थे कि आज का अपडेट क्या है, बाहर क्या डेट है, तो लोगों के विषय ऐसे होते थे कि यार पोछा कैसे ठीक से लगाया जाता है। और बल्कि देखते थे कि पोछा आजकल कौन से अच्छे टाइप का आता है कि ये प्लास्टिक का आता है, इसमें गोल होता है, इसके हाथ से जो है जो नीचे तक चला जाते हैं। बिल्कुल, मतलब क्वालिटी ऑफ पोछाक पे बातें होती थी आपकी। जी हाँ, जी हाँ। वैरायटी कितने तरह की होती है इसकी और कैसे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। बात ये थी कि फिर लोग इसके बाद में झाड़ू पोंछा बर्तन से उठे कि सारी दुकानें बंद हो चुकी थी तो मिठाइयों की दुकान बंद हुई। अब जो मीठा खाने के शौकीन होते थे तो किसी ने जलेबी बनाई, किसी ने रसगुल्ले बनाए और लेके ग्रुप पे पोस्ट करते थे। तो जब ग्रुप पे पोस्ट करते थे तो दूसरे लोग ज्यादा प्रेरित होते थे या बोलते थे। और पुरुष वर्ग जो है हफ्ते 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में ये इस तरह के पाक कलाई भी कर देते हैं। और खास तौर से एक चीज हो रही है कि परिवार के साथ रहना या बच्चों के साथ रहना, कि हम कभी 24 घंटे बच्चों के साथ नहीं रहे। यहाँ तो 24 घंटे वाली बात नहीं थी, यहाँ तो 2400 घंटे रहे हैं, मतलब 100 दिन लगातार साथ में रहना। और किसका अलग अलग टेम्परामेंट होता है और आपका टेम्परामेंट क्या होता है, बड़ा सामंजस्य बनता है केवल परिवार के अंदर। वर्क फॉर होम में आपने और क्या क्या मदद की अपनी घरवाली की? खासतौर से बात की जाए तो झाड़ू पोंछा बर्तन के अलावा ये क्योंकि सभी लोग करते थे। कुछ लोग बोले करते थे, कुछ लोग छिपा छुपाया करते थे और कुछ लोग ऑल्टरनेट डे करते थे। मैंने मूंग की बढ़िया बनाई। वाह वाह, क्या बात है। और बढ़िया बनाई? जी हाँ, और थोड़ा अचार डालने की कोशिश की और फिर एक मशीन थी हमारे पास में आलू की चिप्स, उसकी भी कोशिश की थी। तो बस यही खास ज्यादा वाला काम थी क्योंकि वो जून का समय था, अप्रैल और मई का समय जो होता है उसमें एक अच्छा टेम्परेचर होता है, जो खासतौर से मेरी पत्नी ने ही मुझे सिखाया था कि ये जो महीना होता है ये बढ़िया डालने का होता है। इसमें खास तरह की टेम्परेचर आता है जो सुबह सुबह आपको 5:30-6 बजे डालना है और 2 दिन में बन जाती है। और खासतौर से लॉकडाउन में बढ़िया डालना इतना ज्यादा जरूरी था क्योंकि उस वक्त सब्जियां नहीं मिल रही थी, तो आपको ऐसी सब्जियां बनानी थी जो स्टोर कर सकें। हमारे ससुर साहब हैं जो वो आम की अचार डाल लेते हैं या कटहल का अचार बना लेते हैं, गाजर का डाल लेते हैं। क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं और उनको जरा लॉकडाउन में अलग रखना था तो उनको भी अलग आराम दिया गया और उनका सारा आराम का काम मुझे दिया गया। बढ़िया डालना एक कला है और कहते हैं कि महिलाओं की उंगलियां बहुत बारीक होती हैं, तो जितनी बारीक उंगलियां होंगी उतनी बारीक जो है बड़ी पड़ेगी। ये कला कैसे सीखी फिर आपने? ये पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं हो पाया, पत्नी सिखाती गई मेरे को। तो अक्सर हमारे यहाँ 2 टाइप की बड़ियां, जो बड़ी बड़ी है वो मेरे हाथ की, जो छोटी छोटी है उनके हाथ की। आप उन बड़ियों में से चुन सकते हैं कि कौन सी चंद्रशेखर जी ने बनाई है और कौन सी उनकी पत्नी ने बनाई है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ियों पर आपने एक कविता भी लिख डाली थी। जी हाँ, वो कविता हमारे श्रोताओं को सुनाइए। जी बिल्कुल। ये है कि अक्सर दरवाजे में फंसाकर अखरोट तोड़ता हूँ, कि दरवाजे में फंसाकर अखरोट तोड़ता हूँ, आजकल मैं मूंग बड़ी भी तोड़ता हूँ। वाह। लॉकडाउन में वर्क फॉर होम में मेरा प्रमोशन हो गया, लोग झाड़ू पोंछा बर्तन में ही सोचते हैं कि शोषण हो गया। थाली बजाना, दीप जलाना, लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन में, और मैं मूंग की बड़ी बनाकर ही मशहूर हो गया अपने टाउन में। वाह, क्या बात है। कई लोग साबूदाना पापड़, आलू चिप्स के बारे में बतियाने लगे हैं और मुझे घर बैठे हजारों कमाओं के पर्चे याद आने लगे हैं। लोग तो बड़ी तोड़ना एकता का परिचायक है, संस्कृति की रक्षा है। सब्जियां नहीं मिल रही आजकल, बड़ी खाना सबसे अच्छा है। गांव में कई महीनों पहले सहेजी और बनाई जाती है, शादी के मंडप में खास तौर से ये पकाई जाती है। आपातकाल के दिनों में ये अनमोल निधि है और इसे बनाने की बड़ी ही सरल विधि है। क्या बात है। कि रात में, अब विधि सुनिए आप, कि रात में भिगोकर रख दो धुली मूंग की दाल, हींग डालकर पीस लो सुबह ही भीगी दाल, छोटी छोटी एक जैसी सूती कपड़े में डाल दो सूखने, छोटी छोटी एक जैसी सूती कपड़े में डाल दो सूखने, तपन ही है निखरन, देखते रहना कैसे तपाया धूप ने। वाह, तपन ही है निखरन। हाँ, कि छोटी छोटी एक जैसी सूती कपड़े पर डाल दो सूखने, तपन ही है निखरन, देखते रहना कैसे तपाया धूप ने।
आगे है कि सोशल डिस्टेंसिंग के विचार को सुखी जीवन की ओर मोड़ते हैं। हम भारतवासी बड़ी तोड़ते नहीं, दाल के दानों को जोड़ते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या हमें लगा बात है। कि अमेरिका और यूके के अंदर खाने की समस्या हो गई है और ऐसा चलता था कि भारतवासी है उनको टेंशन ही नहीं है क्या है, तो बड़ी तोड़ने लगे, चिप्स काटने लगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोरोना काल में हम पूरा जी लेंगे हम। तो उसी में था कि सोशल डिस्टेंसिंग के विचार को सुखी जीवन की ओर मोड़ते हैं। हम भारतवासी बड़ी तोड़ते नहीं, दाल के दानों को जोड़ते हैं। बड़ियों के लिए कई लोगों ने ऑर्डर दिए, कई लोगों ने दी बधाई, पर सबसे उम्दा टिप्पणी एक गांव से आई कि लोग बड़े अहम को भी कहाँ छोड़ पाते हैं, बड़े लोग ही तोड़ पाते हैं, बड़े लोग ही तोड़ पाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया तोड़ते हुए इतना ज़हीन सा जीवन चिंतन सोच लेना, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में भाव की प्रधानता है। तो इस भाव को प्रधान रखते हुए आप और क्या क्या चीजें करते हैं? शुरू में जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बड़े लोगों में उदासी छा गई थी और मैं भी कुछ उदास कविताएं लिखने लगा था। तो हमारी एक मित्र है, उनने उसको नाम दिया कि ये तो शमशान वैराग्य है, आपसे उम्मीद नहीं, थोड़ा शब्दों से खेलते हैं, लोगों की उत्साह बरकरार रखिए। तो मैं जानबूझ के ऐसा करता था कि कम से कम लोग बैठे हैं तो उदास ना बैठे, तो कुछ छड़िकाएं जरूर लिख देता हूँ उसके अंदर। आसपास के लोगों के अंदर बच्चे कुछ शब्द बोल रहे हैं तो उनके शब्दों में बना दी। बीच में उनने वो बनाया कि स्टीमर लेना चाहिए, तो वो हमने उस पर भी कविता लिख दी कि वो जो गैस के चूल्हे पर आप कुकर रखोगे तो उसके अंदर स्टीम बनती है, तो हमने होम मेड स्टीमर के ऊपर लिख दी। 100-200 लोगों ने उसको भी दिया और घर पे भी स्टीमर बनाया। जैसे मोदी जी ने कई तरह के टास्क करवाए थे तो उस पर भी लिख दिया, बड़ी वाले बात आ रही, तो उसमें 2 लाइनें और भी थी कि मोदी जी को खबर हो गई तो बड़ी तोड़ना अगला टास्क होगा और सब लोग सुबह छत पर जाएंगे और सबके चेहरे पे मास्क होगा। क्या बात है। और भाव का ये है कि आपको जब भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं या किसी और की बात करते हैं या न्यूज सुन रहे होते हैं तो बातों व भावों का सिर्फ दोहराव होता है और आप जिस वक्त लिखने बैठ गए वो एक ठहराव होता है और फिर हमको केवल उनको शब्दों में पिरोना है और किसी और को परोसना है, क्योंकि सभी लोगों की स्थिति एक जैसी ही है और इससे कम से कम उसको प्रेरणा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मन सबके दुखी हैं, परेशान हैं, यदि थोड़ा सा मरहम हम लगा सकें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल। हम जो इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं तो लोग बोरिंग होकर पढ़ते हैं, तो मैंने ब्रेक्स, क्लच और मेरी मैकेनिकल या सोलर एनर्जी पर भी कविताएं लिखी हैं ताकि बच्चे उसको याद कर लें, प्रयास ये रहता है। तो होममेड स्टीमर के लिए लिखा था मैंने कि बोतल को पीछे से काटे नाइफ से और जोड़े कुकर को बोतल एक पाइप से और दोनों सिरे अच्छे से सील करें, कपड़े से पकड़ें जब गर्म फील करें और दिन में 2 बार लीजिए भाप, कोरोना से बचे रहेंगे आप। वाह क्या बात है। ये तो छोटे छोटे स्लोगन जिंगल्स हो गए जो लोगों को तुरंत हिट करते हैं और कुछ सोचने को मजबूर करते हैं। पुरुष चूंकि काफी समय तक घर में रहे और घर के तमाम जितने काम जो स्त्री करती थी उसमें हाथ बटाया, बहुत सारे पुरुष अमूमन ऐसे होते हैं कि हाथ बटाना थोड़ी सी हेवी समझते हैं। यदि वो आगे आना चाहते भी हैं तो भी थोड़ी एक झिझक होती है, उसकी वजह से आगे नहीं आ पाते हैं, हाथ नहीं बटा पाते हैं। इस चीज का अपने परिवार पर क्या असर पड़ता है? देखिए आजकल तो अक्सर विज्ञापनों में भी दिखाई रहे हैं कि एक बुजुर्ग करीब 60-70 साल के जब अपनी बेटी के घर गया, उसको बड़ा प्यार करता था, जो घर अगर देखता है तो उसकी बेटी शाम को काम करके आती है घर पर, अपने बेटे के नाश्ता बनाती है, फिर उसका हस्बैंड आता है उसके लिए कुछ सर्व करती है और पापा को भी कोई रिटर्न टिकट देती है। तो मन ही मन वो माफी मांगता हुआ जाता है ट्रेन के अंदर कि बेटी मैंने कभी भी तुमको ये नहीं सिखाया और हमेशा तुम्हें प्यार से रखा तो तुम्हें सारे काम करना पड़ रहे हैं, चलो इस बात को मैं आज से सीखता हूँ, आज जाके तुम्हारे माँ की मदद करूंगा। तो ये चीज अगर आप करते हैं और काम बहुत सारे होते हैं, मैंने देखा घर में 3-4 महीने काम बहुत सारे होते हैं, तो अगर बढ़ जाए तो आपके पास में फैमिली टाइम होता है। अगर आपने पत्नी का साथ नहीं बटाया तो उसका साथ नहीं मिलेगा। 3 घंटे का खाना बनता है, अगर आप 1 घंटे करेंगे तो वो 1 घंटा जो बचेगा पत्नी आपको ही देगी, ये भूल जाते हैं। और चूंकि आपने 1 घंटा काम किया है तो उस 1 घंटे के अंदर बच्चे भी सीख रहे हैं और अगर उन्होंने भी आधा घंटा सीख लिया तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है बड़ा अच्छा बन जाता है। 1.5 घंटा सबको मिल जाएगा परिवार के साथ बिताने के लिए। बिल्कुल सही समझे आप। और क्योंकि हमको बाहर जाना ही नहीं है, आप बैठ के कार्ड्स खेल सकते हैं, हमने कैरम खेला हुआ है, हमने जो डार्ट बोर्ड है प्रोफेशनल डार्ट बोर्ड लेकर आए हैं, उसको खेला हुआ है। तो ये क्वालिटी टाइम है कि एक दूसरे के अलग अलग स्किल भी पता चलते हैं। और थोड़ी अगर मजाकिया बातों में की जाए इसके अंदर तो 2 बातें हो सकती हैं। तो जितने लोग सुनेंगे पुरुष वर्ग वो तो मेरी कंबल कुटाई करेंगे। तो
कहने लगे लो तुम काम कर रहे हो, बजा बजा के वो बता रहे हो। और दूसरी बात ये है कि घर में पत्नी बॉस होती है, वो पत्नी के ऊपर होता है कि हस्बैंड से कितना काम करवा लेती है। ये भी ठीक है, तो ये क्रेडिट भी आ सकता है। ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर होती है वो, और किसको बिल्कुल। किस तरह से इस्तेमाल करना है वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हम तो यही चाहेंगे कि सब मिलजुल कर काम करें, न सिर्फ घर में बल्कि समाज को भी सुधारने में, साफ करने में, साफ रखने में हम सबकी भागीदारी हो, और बराबर की भागीदारी हो, कम ज्यादा नहीं, लगभग बराबर की जिम्मेदारी हो, तभी हम मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छी बातें आपसे हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोता साथियों, आप थे डॉक्टर चंद्रशेखर मालवी। तो जीवन के हर पल से सीखते रहिए, सकारात्मक रहिए, यथासंभव घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अब विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार। कोविड-19 जागरूकता पर ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से।